सहकारी साख संस्थाओं के ढांचे के तहत हम कल अध्ययन कर रहे थे। आज उससे आगे की बात करेंगे। सहकारी साख संस्थाओं के ढांचे का स्वरूप क्या है। भारत में सहकारी साख का ढांचा स्तूपाकार है। यह संघीय व्यवस्था पर आधारित है। सहकारी साख व्यवस्था की आधारशिला गाँवों में है, अतः इसके ढांचे का आधार भी ग्रामीण प्राथमिक कृषि ग्रामीण समितियां हैं, जो ग्रामीण जनता की प्रत्यक्ष रूप से साख सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। प्राथमिक साख समितियों को मिलाकर केंद्रीय सहकारी बैंक स्थापित किए गए हैं, जिनका कार्यक्षेत्र एवं उस जिले की समस्त प्राथमिक साख समितियां केंद्रीय सहकारी बैंक के सदस्य होती हैं। जब वह अपने जिले में सहकारी साख के विकास और विस्तार के लिए उत्तरदायी होता है, विविध केंद्रीय सहकारी बैंकों को मिलाकर के एक राज्य शीर्ष बैंक की स्थापना की जाती है। यह एक राज्य में सहकारी साख शीर्ष संस्थान होता है। सभी केंद्रीय सहकारी बैंक इसके सदस्य होते हैं। इसका कार्य संपूर्ण राज्य के सहकारी आंदोलन को दिशा देना एवं उस पर नियंत्रण करना है। यह राज्य की सहकारी साख व्यवस्था का सर्वोच्च संस्था है। पूरे देश में सहकारी साख को नेतृत्व देने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड स्थापित किया गया। इसकी स्थापना से पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह कार्य करता था। अब नाबार्ड ही सहकारी बैंकों की वित्त की व्यवस्था करने का कार्य करता है। यह बैंक संपूर्ण देश में ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए साख की व्यवस्था करता है। इस प्रकार भारत में अल्पकालीन कृषि साख व्यवस्था का ढांचा स्तूपाकार है। भारत में सहकारी साख संस्थाओं के ढांचे को अगले पृष्ठ पर दी गई तालिकाओं में स्पष्ट किया जा सकता है। कृषि साख के लिए अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक साख समितियां, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक स्थापित किए गए हैं। केंद्र कृषि साख के लिए दीर्घकालीन एवं ऋण उपलब्ध करवाने के लिए प्राथमिक भूमि विकास बैंक व केंद्रीय भूमि विकास बैंक स्थापित किए गए हैं। गैर कृषि साख में शहरी क्षेत्रों में साख की व्यवस्था करने वाली समितियां आती हैं। ये समितियां सदस्यों की उपभोग वस्तुएं खरीदने, मकान बनाने, छोटे व्यवसाय प्रारंभ करने व छोटे उद्योग लगाने के लिए ऋण प्रदान करती है। इस प्रकार भारत में सहकारी साख ढांचा मुख्य रूप से ग्रामीण व शहरी निर्धन व कमजोर व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ही बनाया गया है। इसका उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों को वित्त उपलब्ध करवाना है तथा उन्हें स्वावलंबी बनाने में योगदान देना है। सहकारी साख ढांचे को देखने के लिए ज्ञात होता है कि विभिन्न स्तरों की साख संस्थाएं एक दूसरे से संबंध हैं, परंतु वास्तव में प्रत्येक स्तर की साख संस्थाएं वैधानिक तथा वित्तीय मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इनका स्वतंत्र अस्तित्व है। ये सभी संस्थाएं मिलकर ही सहकारी संगठन का निर्माण करती हैं। ये संस्थाएं बाहरी स्रोतों से ऋण प्राप्त कर अपने सदस्यों व समितियों को ऋण प्रदान करती है। अब है सहकारी साख का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट। सहकारी साख को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। उद्देश्य के आधार पर रिजर्व बैंक के उद्देश्य के आधार पर साख को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। कृषि कार्यों के लिए यह ऋण प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन कार्यों के लिए दिया जाता है। इस प्रकार की साख खाद व बीज खरीदने, किराया व मजदूरी का भुगतान करने, लगान चुकाने, सिंचाई व्यय देने, पशुधन खरीदने, चारा व कृषि यंत्र खरीदने तथा भूमि में सुधार करने आदि कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसके अतिरिक्त कुएं बनवाने, पंपिंग सेट लगवाने, अन्य पूंजीगत व्यय करने, स्थायी निर्माण करने, ट्रैक्टर खरीदने आदि के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसके बाद दूसरा है गैर कृषि कार्यों के लिए। ये साख प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में प्रयुक्त नहीं की जाती। ये साख उत्पादन व यातायात उपकरणों की मरम्मत कराने, गैर कृषि व्ययों की पूर्ति करने, मकान बनाने, मरम्मत करवाने आदि कामों में ली जाती है। इसके बाद तीसरा है घरेलू व्ययों की पूर्ति के लिए। इस प्रकार की साख का उपयोग घरेलू व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसमें शिक्षा व चिकित्सा व्यय, कपड़े व खाद्य सामग्री के व्यय, रिहायशी मकानों का निर्माण, मरम्मत, अन्य सामाजिक व्यय जैसे शादी व मृत्यु भोज, पुराने ऋणों का भुगतान करने आदि मुकदमे के लिए किए जाने वाले व्यय सम्मिलित हैं। ये अनुत्पादक व्यय कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट ILO रिपोर्ट में इस प्रकार के ऋण की चर्चा करते हुए कहा है कि यदि कृषि उत्पादकता में सुधार करने हेतु ग्रामीण जनता द्वारा ऋण दिए गए होते तो ग्रामीण ऋणग्रस्तता का विकास और विस्तार इतने व्यय के कारण नहीं बनता। किंतु दुर्भाग्य से अनेक एशियाई देशों में विशाल मात्रा में ग्रामीण ऋणों में वृद्धि मुख्यतः उपभोग हेतु किए गए ऋणों के कारण हुई। अखिल भारतीय ग्रामीण साख समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 28% साख उत्पादन के उद्देश्य के लिए, 50% गैर उत्पादन कार्यों के लिए तथा 22% अनुत्पादक कार्यों के लिए ली जाती है। चौथा है अनुद्देश्य।
इसमें मकान व गहने खरीदने, अंश व ऋण पत्र खरीदने, सहकारी समितियों में धन जमा कराने, साहूकारों व व्यापारियों को भुगतान करने, पुराने ऋणों को चुकाने आदि कार्यों में साख का उपयोग किया जाता है। इसके बाद ऋण की अवधि के अनुसार साख का वर्गीकरण। समय की अवधि के आधार पर ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के ऋणों को अग्रलिखित वर्गों में विभक्त किया जाता है। अल्पकालीन साख की अवधि 3 माह 15 माह तक की होती है। किसान द्वारा उपज बोने तैयार होने के बीच समय लगता है। इस अवधि में उसे वित्त की आवश्यकता पड़ती है। उसे खाद व बीज खरीदने, लगान चुकाने, घरेलू व्ययों की पूर्ति करने, मजदूरी चुकाने आदि कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ऋण सामान्य रूप से फसल बिकने के बाद चुका दिए जाते हैं। इन पर ब्याज देना पड़ता है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के अनुसार अल्पकालीन साख एक मुश्त राशि में दिया गया ऋण है, जिसका उद्देश्य 2 फसलों के गैर आमदनी वाले मध्यांतर में परिव्यय की कमी को पाटना है, जो किसान अपने साधनों से पूरा नहीं कर पाता। यह साख अल्पकालीन सूचना पर उपलब्ध होती है तथा उसकी प्रकृति पर मौसमी होती है। नंबर 2, मध्यकालीन साख। जो साख 15 माह से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रदान की जाती है, उसे मध्यकालीन साख कहते हैं। इस प्रकार की साख का उद्देश्य भूमि में सुधार, पशु खरीदना, कृषि यंत्र खरीदना, मकान बनवाना, बगीचे लगाना, पौधे लगाना, सहकारी चीनी मिलों के अंश खरीदना, सुअर पालन आदि के लिए वित्त की व्यवस्था करना। इन ऋणों की राशि अल्पकालीन ऋणों से अधिक होती है, अतः इसका भुगतान भी लंबी अवधि तक किया जा सकता है, लेकिन यह अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है दीर्घकालीन साख। तीसरा नंबर, दीर्घकालीन साख। दीर्घकालीन साख 5 वर्ष से 15 से 20 वर्ष तक की अवधि तक के लिए दी जाती है। इस प्रकार की साख का उद्देश्य अतिरिक्त भूमि खरीदना, भूमि में स्थायी सुधार करवाना, मशीनें खरीदना, पशुधन खरीदना, ट्रैक्टर, तेल, इंजन, गन्ना पिरोने की मशीनें खरीदना, पुराने ऋणों को चुकाने, जोतों को चौकाबंदी करने आदि के लिए वित्तीय व्यवस्था करना होता है। इस प्रकार के ऋणों की मात्रा अधिक होती है, तो इनका भुगतान दीर्घकाल तक किस्तों में किया जाता है। किसान अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद शेष बची राशि से इन ऋणों का भुगतान करते हैं। इसके बाद है जमानत के आधार पर। तीसरा सी, जमानत के आधार पर। जमानत के आधार पर किसी साख को 3 विभागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, भूमि की जमानत पर। इस प्रकार का ऋण भूमि तथा अन्य अचल संपत्तियों को बंधक रख करके दिया जाता है। इस प्रकार के ऋण की मात्रा भूमि की आवश्यकता, भूमि की किस्म, भूमि के स्वामित्व के आधार पर निश्चित की जाती है। इस प्रकार की साख विशिष्ट साख संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। इसकी अवधि सामान्यतः अधिक होती है। भारत में भूमि विकास बैंक व अन्य अचल संपत्ति की जमानत पर कृषकों को ऋण साख उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद चल संपत्ति की जमानत पर। दूसरा, इस प्रकार का ऋण चल संपत्तियों जैसे पशुधन, फसल, गोदाम की रसीद, अंश आदि के संबंध में दी जाती है। तीसरा है व्यक्तिगत जमानत पर साख। इस प्रकार की साख किसान की व्यक्तिगत जमानत पर दी जाती है। इससे कभी कभी तीसरे पक्षकार को भी लाभ गारंटर बनाया जाता है। यह साख कृषक के व्यक्तिगत चरित्र, ईमानदारी, परिश्रम, पुनर्भुगतान क्षमता, आय तथा पिछले अनुभव के आधार पर दी जाती है। इसके लिए दृश्य संपत्तियों की जमानत आवश्यक नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य छोटे किसानों व भूमिहीन मजदूरों को मिलता है, क्योंकि आवश्यक जमानत के अभाव में उन्हें अन्य साख संस्थाओं से ऋण उपलब्ध प्राप्त नहीं हो पाता।